हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द IQ क्लासेस। आज आप लोगों का फिर यहाँ पर एक बार सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल द IQ क्लासेस में। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, व्यंजन वर्ण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? व्यंजन वर्ण। वहाँ पे हम लोग देखे थे व्यंजन वर्ण से पहले हम लोग पढ़ लिए थे स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण से पहले वर्ण पढ़े थे, वर्ण से पहले हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़े थे। ठीक है, तो उसी में हम लोग स्वर वर्ण के बाद हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण, जिसका व्यंजन वर्ण का पार्ट 1 हो गया है। आज हम लोग आए हैं आपके सामने, मैं आया हूँ लेकर के पार्ट 2। क्या यहाँ पे है? व्यंजन वर्ण का पार्ट 2 आया है, जिसमें हम लोग क्या देखना है? हम लोग बस देखना है संयुक्त व्यंजन वर्ण। क्या देखना है? संयुक्त व्यंजन वर्ण। कहने का मतलब हम लोग पिछले जो वीडियो जो पढ़ चुके थे उसमें व्यंजन वर्ण के प्रकार पढ़ लिए थे। व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार बताए गए थे: स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, अब उसके आगे जो व्यंजन आते हैं, जो वर्ण होते हैं, उन्हें किसके अंतर्गत रखा गया है, कैसे पहचान करेंगे, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ हम लोग का टॉपिक आज का है संयुक्त व्यंजन, जिससे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मिक्स्ड कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड मतलब मिला हुआ। ठीक है ना, जिसमें क्या होगा कि छत्र, ज्ञ, यर, लव, ये सब को मिला करके जो बनाया गया होगा। क से लेकर हम लोग ज्ञ तक पढ़ते हैं, उसमें कुछ कुछ वर्णों को मिला करके बनाया गया है। यहाँ पर लोग देखते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है संयुक्त व्यंजन वर्ण। मतलब कि किसी एक को दूसरे व्यंजन वर्ण के बाद मिलाने से, तो छात्र ज्ञ के मिलने के बाद अगला वर्ण का निर्माण तो होता है, ठीक है ना, लेकिन उसे किसके अंतर्गत रखा जाएगा? संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन वर्ण कहलाएंगे, आज हम लोग उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे लिखाया गया है संयुक्त व्यंजन वर्ण। वैसे तो जहां भी दो अथवा दो से अधिक, कहने का मतलब है कि जहां पर हम एक और एक के साथ में एक और वर्ण को अगर इकट्ठा करते हैं, दोनों को संयोग करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है, तो तीसरा वर्ण का निर्माण होगा। उसे भी हम लोग व्यंजन वर्ण ही कहेंगे। लेकिन हमारे हिंदी ग्रामर के अनुसार, ठीक है ना, हिंदी ग्रामर के अनुसार उस दो व्यंजनों को मिलने को यहाँ पे संयुक्त व्यंजन कहा गया है। वो कहाँ कहा गया है? तो बताया गया है कि वैसे तो जहां भी दो अथवा दो से अधिक व्यंजन मिलते हुए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, किंतु यही पर समझना हम लोगों को कि जब दो वर्ण मिल रहे हैं आपस में, एक वर्ण दूसरे वर्ण के साथ में संयोग करेगा, तो बनने वाला वर्ण जो है संयुक्त व्यंजन ही कहलाएगा। लेकिन बोलता है कि देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप परिवर्तन हो जाने के कारण, मतलब कि अगर संयोग हो रहा और उसका रूप परिवर्तन हो जाए, तब उसे हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं और उसका रूप में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना, उसका बिल्कुल अलग निर्माण ही होता है अलग वर्ण का, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे देवनागरी लिपि के अनुसार उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जो कि आपको बोर्ड पे साफ दिखाया गया है। किंतु देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप परिवर्तन, साफ देखिए, देवनागरी लिपि में संयोग के बाद, यहीं पे है, संयोग के बाद क्या है? रूप परिवर्तन। रूप का परिवर्तन हो जाना मतलब कि तीसरे वर्ण का जो निर्माण होगा, वहां पे जरा के निर्माण हो जाने का, परिवर्तन हो जाने के कारण इन 3 को गिनाया गया है। मतलब हमारे 3 ऐसे संयुक्त व्यंजन हैं, जब एक वर्ण दूसरे वर्ण से मिलता है तो उसका रूप परिवर्तन हो करके तीसरा वर्ण का निर्माण होता है। अब वो वर्ण है कौन कौन, जो लोग देखते हैं बोर्ड पे, तो वह वर्ण मेरा है छ, त्र, ज्ञ, और चौथा आता है स्र। क्या होता है? स्र। मतलब कि हम लोग यहाँ पे 4 ऐसे वर्ण देखेंगे जो एक दूसरे से मिलते हैं, तब वह क्या बनते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण बनते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण कब बनेंगे? जब उसका रूप का परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं कि छा का निर्माण होता है किन किन वर्णों से, देखना है ना, रूप परिवर्तन कैसे हो रहा है। तो रूप जो परिवर्तन हो रहा था, पहले देखेंगे हम लोग छा, किसको देखेंगे? पहले नंबर 1 में देखेंगे छा। तो नंबर 1 में छा के लिए क्या किया है कि छा का जो निर्माण हुआ है वह हलंत का और मूर्धन स, क्या से हुआ है? हलंत का और मूर्धन स से किया गया है। तो इससे जो बनने वाला वर्ण है वो क्या बनेगा? वो छ बनेगा। अब इसका है कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो इसका प्रयोग करेंगे अक्षर। एक आपको वर्ण या आपको शब्द बनाया गया है छ के निर्माण से, जो बनाया गया है अक्षर। इसको देख लिए,
अब हम लोग अगला देखेंगे, तो अगला क्या है, अगला है त्र। अगला क्या है, अगला हम लोगों का है त्र। त्रा को देखते हैं कि त्रा का निर्माण कैसे होता है। तो त्रा का निर्माण जो होता है, आप लोग देखिए उच्चारण कीजिए, सिर्फ बोर्ड पे नहीं देखिए, उच्चारण कीजिए। छ छ, ठीक है ना, या त्र ज्ञ स्र। अगर आप इसका उच्चारण भी कीजिएगा तो आपको साफ अनुभव होगा ऐसा कि हम अगर छ बोल रहे हैं तो उसमें क और स का मिश्रण होगा। अगर हम लोग त्रा बोल रहे हैं तो त्रा में पहले त आ रहा है, बाद में र आ रहा है, मतलब कि ऐसा हमें लग रहा है कि उसमें त और रा का मिश्रण होगा। अगर हम लोग ज्ञा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ज्ञा बोल रहे हैं, तो ज्ञा में ज और इया का मिश्रण हो रहा है। तो हम लोग को उच्चारण से ही समझ में आ जाता है, ठीक है। बाकी हम लोग बोर्ड पे देखते हैं, तो त्रा में क्या है, तो हलंत त प्लस र है, क्या है, हलंत ता प्लस र से क्या बना, त्रा बना। तो त्रा से बनने वाला जो शब्द बनाया गया आप लोगों को, आप लोग यहाँ पे देखेंगे नक्षत्र बनाया गया। क्या बनाया गया है, नक्षत्र बनाया गया है, जो कि त्रा का निर्माण, त्रा कैसे बनता है, तो त्रा जो है संयुक्त व्यंजन वर्ण है, और ऐसे व्यंजन वर्ण है जिनका निर्माण होने पर उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। त्रा हो गया। अब हम लोग देखेंगे ज्ञ। क्या देखेंगे, ज्ञ। तो ज्ञ में क्या है, तो जा हलंत जा प्लस इया आ रहा है, क्या रहा ज्ञ में, हलंत जा प्लस इया आ रहा है। इसे हम लोग बोलेंगे ज्ञ। ज्ञ से क्या बना हम लोग को, ज्ञ से हम लोग ज्ञान बनाए। क्या बनाया है, ज्ञान। या फिर हम लोग यहाँ पे विज्ञान भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, विज्ञान। ध्यान दे रहे। अब हम लोग को लास्ट है चौथा वर्ण, क्या है, तो अब होता है स्र। क्या है, स्र। स्र का निर्माण कैसे होता है, तो स्र, आप लोग श्रवण की कहानी सुने होंगे, ठीक है ना। श्रवण के माता पिता जो थे अंधे हो गए थे, और उनको श्रवण भगवान जो थे अपने 2 तुला, जिसमें मतलब दोनों तरफ का वजन बराबर हो, उसे तुला बोलते हैं, ठीक है। वजन करने वाला जो वस्तु होता है प्रकार का, वो दोनों तूले पर क्या किए थे, अपने एक तरफ माता और एक तरफ पिता को वो बैठा करके ले जा रहे थे यात्रा कराने के लिए। तो वही वाला श्रवण है, ठीक है ना। तो ये स्रा जो है ना, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है तालब सा। कैसे हुआ है, तालब सा। तालब सा क्या पूरा रहेगा, नहीं, तालब सा रहेगा आधा, ठीक है। और प्लस क्या रहेगा, रा रहेगा। प्लस क्या रहेगा, रा। मतलब इसको हम जो प्लस बोल रहे हैं, इसे हम लोग हिंदी में धन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, धन। कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है। हलंत तालब सा रहेगा, धन र, ठीक है ना। अब ये हलंत हम लोग जो बार बार बोल रहे हैं, ये आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाया गया था कि हलंत क्या है। तो हलंत एक ऐसा वर्ण बोलेंगे या एक ऐसा चिन्ह बोलेंगे, ठीक है ना, जो किसी भी वर्ण में लगने पर उस वर्ण को आधा कर देता है। एक बार फिर सुन लेंगे। हलंत एक ऐसा चिन्ह है, ऐसा वर्ण है जो किसी भी वर्ण में लगता है तो वह जिसमें लगेगा उसी को आधा कर देगा, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं क्या, हलंत बोलते हैं। तो स्रा का निर्माण कैसे हुआ, तो तालब स और रा से स्रा का निर्माण हो रहा है। अगर आपको हिंदी में भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमको फिर से समझाया जाए, तो एक बार देखेंगे बोर्ड पे मेरा कि किस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं, याद करें कैसे। तो पहले आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में, छा पढ़ ली इस तरह से। इसको इंग्लिश में लोग याद किए थे KSH, क्या किए थे, KSH से छ, ठीक है। ध्यान दे रहे हैं। तो के से हम लोग क्या रखेंगे, क्या रखेंगे हम लोग, के से क्या रखेंगे, का रखेंगे। और हम लोगों को सा जो होता है यार में 3 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 3 वर्ण। एक तालब सा होते हैं, एक मूर्धन सा होते हैं, और तीसरा क्या होता है, दंड सा होता है, ठीक है ना। तो तालब सा मूर्धन सा, तो एस एच से हम लोग को, जब देखिए हम लोग जब मूर्धन सा लिखते हैं तो मूर्धन सा का सिर्फ और सिर्फ एस होता है। लेकिन जब हम लोग तालब सा और मूर्धन सा को अगर याद करते हैं हम लोग इंग्लिश में, तो बताया गया था हम लोगों को एस एच से तालब सा या एस एच से मूर्धन सा। तो के से का हो गया और एस एच से क्या हो गया, मूर्धन सा। मतलब कि हलंत का धन मूर्धन सा मिलाएंगे तो हम लोग का छा का निर्माण होगा। उसी प्रकार से हम लोग त्रा को देखेंगे। किसको देखेंगे, त्रा को। तो त्रा में क्या होता है कि त्रा हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। और त्रा में हलंत ता प्लस र लगा हुआ है, हलंत ता प्लस र है, तो इसको मैं टी आर से त्र, क्या होता है, टी आर से त्र। मतलब कि टी और आर ऐसे हमारे अल्फाबेटिकल लेटर है, जिसे मिलाएंगे तो हमारा त्रा का भी निर्माण समझ में आ जाता है। हम लोग अगला क्या बच रहा है, तो अगला है ज्ञ। क्या है अगला, अगला हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला है ज्ञ, ठीक है। अगला है ज्ञ। ज्ञ में क्या होता है कि जा और इया है, ठीक है ना। तो हम लोग G/N से ज्ञ याद किए हैं। G/N से क्या किए हैं,
जी बाई एन से क्या, तो जी से जे से ज हो जाता है, ठीक है ना, क्या होता है जे से ज, और बाई एन से क्या होता है इया होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, हम लोग को जी नहीं जे याद करना, क्या याद करना है, जे याद करना है। यहाँ हम लोग खाली थोड़ा सा जो है दिक्कत होता है, क्या हम लोगों को ऐसे बोलते हैं ज्ञ, तो जे होना चाहिए, लेकिन अल्फाबेट में लिखते हैं तो जी होता है, क्या होता है जी होता है। आगे देखते हैं क्या है, तो अगला है स्र। अगला क्या है, अगला हम लोगों को है स्र। अगर स्रा लिख रहे हैं तो लिखाता भी इस तरह से है, मतलब ऐसा लिखने में लग रहा है कि ये आधा तालब सा है, आधा क्या है, आधा ये तालब सा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग हलंत सा प्लस रा से क्या करते हैं, हम लोग स्रा का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्रा हम लोग लिखेंगे तो एस एच आर होता है, क्या होता है एस एच आर। तो आज हम लोग देख लिए कि संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन होते हैं। हम लोग संयुक्त व्यंजन वर्ण रियली में हिंदी ग्रामर के अनुसार किसे कहेंगे किसे नहीं कह सकते हैं उसके बारे में देख लिए, ठीक है। यहाँ पे साफ लिखा गया है नोट में, कुछ लोग छ त्र ज्ञ और स्रा को भी हिंदी वर्णमाला गिनते हैं, मतलब कि कुछ लोग वैसे होते हैं, ठीक है ना, आप लोग यूट्यूब ऐसे से कुछ बताया जाएगा जिसमें छ त्र ज्ञ और स्रा, ठीक है ना, इसको भी हिंदी वर्णमाला में गिन लेते हैं, परंतु संयुक्त व्यंजन है, अतः इन्हें वर्णमाला में गिनना उचित नहीं है। याद रखेंगे छ त्र ज्ञ और स्रा क्या है, यह हमारा संयुक्त व्यंजन है, इसे हम लोग हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत नहीं गिन सकते हैं। तो हम लोग देख लिए आज क्या क्या देख लिए, संयुक्त व्यंजन में देख लिए कौन कौन होता है, आप लोग कभी भूलेंगे नहीं कि संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं, हिंदी वर्णमाला में गिनना है कि नहीं गिनना है। उसी के साथ आज मैं आप लोगों के लिए एक सेंटेंस लेकर के आया, एक वाक्य लेकर के आया, जो है वाक्य लिखा हुआ है, आज कुछ ऐसा करें, आज कुछ ऐसा करें कि कल आप खुद को उस काम के लिए धन्यवाद दे सके। मतलब कि सोचने वाली बात है कि आज आप लोग अपने फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं, कि फ्यूचर में आने वाले समय को आप धन्यवाद देंगे कि नहीं मैंने एक काम पहले ही कर चुका है, इसलिए हे गॉड आपको मुझे एक बार थैंक्स बोलने को मन कर रहा है। तो इसे लिखाया गया आप लोगों के लिए कि आज कुछ ऐसा करें कि कल आप खुद को उस काम के लिए धन्यवाद दे सके। मतलब इस वर्ड से हमें कहना है कि आप जो सोच रहे हैं कि बाद में पढ़ेंगे बाद में देखेंगे, आज आप लोग जाइए और मेरा यूट्यूब चैनल खोलिए और आज ही जाकर के आप संयुक्त व्यंजन वर्ण के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए। हम लोग को अगला टॉपिक है बच्चों अनुस्वार और अनुनासिक, इसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और मेरा जो भी वीडियो बनाया गया यूट्यूब पे डाला गया है, आप उसे स्किप करके ना देखें, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, एक एक मिनट उसमें इम्पोर्टेंट बताया गया है, ताकि आप ही के लिए बनाया गया है, क्योंकि आप जहाँ भी उसे छोड़ के आगे भागेंगे आप उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं आप उसे नोट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जब भी वीडियो को देखें आप उसे स्किप न करें। थैंक यू।